एपिसोड 712। खिड़की के बाहर दूर तक तारीकी फैली हुई थी। कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसकी वजह यह भी थी कि हम अंदर रोशनी में बैठे हुए थे। बाहर से झींगरों की आवाज़ें आ रही थीं या कभी दरख्तों के पत्ते हवाओं की जद में शोर मचाते थे। जीना ने गौर से शीशे के पार देखते हुए कहा, अभी हल्की सी रोशनी छलक रही थी। कहाँ? मैंने खिड़की के पार नजरें दौड़ाई। दूर तक तारीकी ही तारीकी थी। फिर मैंने भी जलती बुझती रोशनी देखी। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो मशलों की रोशनी थी। मकामी जंगली बाशिंदे मशलों की रोशनी में सफ़र कर रहे थे या हमारी तरफ आ रहे थे। इस बात का सही अंदाज़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि दूर दरख्तों और झाड़ियों के पीछे मशलें कभी छुप जाती थीं, कभी नज़र आने लगती। उनके रुख का पता नहीं चल रहा था। जीना ने कहा, हमारी गाड़ी की रोशनी खिड़कियों के जरिए बाहर जा रही है। वो रोशनी देखकर इधर आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। क्या अफ्रीका के जंगली बंदूक चलाना जानते हैं? ये 20वीं सदी है। इंसान सितारों पर कमन डाल रहा है। इंसानी तहजीब जंगलों में भी पहुंच रही है। हो सकता है यहाँ के जंगलियों ने भी बंदूक का इस्तेमाल सीख लिया हो। फिर तो गोलियां खिड़की के रास्ते आ सकती हैं। मैंने खिड़की के पास लगे हुए एक छोटे से हैंडल को ऊपर की तरफ उठाया। खिड़की की आनी जालियां नीचे की तरफ झुक गईं। अब वो खिड़की इस हद तक खुली हुई थी कि अंदर हवा आ सकती थी। कोई गोली या जहरीला तीर नहीं आ सकता था। वो मुतमईन हो गई। पेट भर कर खाने के बाद कहने लगी, अगर मैं इसी तरह खाती पीती रहूंगी और तुम्हारी आगोश में दिन रात मुसर्रतें हासिल करती रहूंगी तो मोटी और भद्दी हो जाऊंगी। तो कम खाया करो और सुबह उठकर जॉगिंग किया करो। रात को खाने के बाद टहलना भी चाहिए, लेकिन इस जंगल में खौफ आता है। अभी तुम कह रही थी कि मेरी मौजूदगी में डर नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस भयानक जंगल में बाहर चलने को कहूँ। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। मैंने एक राइफल को लोड किया, फाजिल मैगजीन को पतलून की दोनों जेबों में रखा। फिर वो कहने लगी, क्या इरादे हैं? मैंने कहा, रात को खाने के बाद ज़रूर टहलना चाहिए। कम ऑन। ओह गॉड, तुम तो वाकई संजीदा हो गए। तुम भी संजीदगी से समझो। मौत गाड़ी के अंदर भी हो सकती है। मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें खौफ को दिल से बिल्कुल ही निकाल देना होगा। उसने उठकर रिवॉल्वर को लोड किया। उसकी कुछ फाजिल गोलियां भी लीं। हमारी गाड़ी की छत पर चारों तरफ हेडलाइट्स लगी हुई थीं। मैंने उन सबको ऑन कर दिया। अंदर की रोशनी बुझा दी, जिसके नतीजे में जंगल तो दूर तक रोशन हो गया, लेकिन गाड़ी की छत के नीचे अंधेरा हो गया। दूर रोशनी को देखकर आने वाले ये नहीं देख सकते थे कि हम कहाँ खड़े हैं या किस तरफ टहल रहे हैं। गाड़ी के चारों तरफ चहलकदमी के लिए काफ़ी जगह मिल गई। जंगल की ठंडी और ताज़ा हवा में बड़ा मज़ा आ रहा था। हम बातें करते रहे और गाड़ी के अतराफ टहलते हुए दूर तक देखते रहे। तेज़ रोशनी में कभी कभी बंदर दिखाई देते थे, जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ छलांग लगाते थे और रोशनी की तरफ देखकर घने दरख्तों में गुम हो जाते थे। वो कहने लगी, चहलकदमी और हवाखोरी में मज़ा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। अंदर चलो। हम फिर अंदर आ गए। दरवाजे को बंद कर दिया, फिर स्विच ऑन करके अंदर रोशनी की। उसने कहा, बाहर की रोशनियां बुझा दो, सिर्फ एक सर्च लाइट को ऑन रहने दो। उसकी बात खत्म होते ही कुछ आवाज़ें सुनाई दी। हमने चौंक कर एक दूसरे को देखा। हमारी छत के ऐन वस्त में एक बहुत ही हसास माइक्रोफोन और स्पीकर लगा हुआ था। मैंने माइक्रोफोन के बटन को दबाया और अंदर के स्पीकर को ऑन किया। बाहर की हल्की आवाज़ें भी हमें साफ सुनाई देने लगीं। तेज़ हवाएं चल रही थीं, झींगर बोल रहे थे। उन्हीं के साथ बहुत से बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आने वाले अच्छी खासी तादाद में आ रहे थे। वो शुमाली खिड़की के पास गई। मैं उसकी मुखालिफ समत जनूबी खिड़की के पास आ गया। चारों तरफ हेडलाइट्स की रोशनी फैली हुई थी। हद नज़र तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने पोजीशन बदलकर दूसरी खिड़की से देखा। हमें स्पीकर के जरिए आने वाले कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे थे। जीना दूसरी राइफल लोड करने लगी। मैंने कहा, बेशक लोड करो, लेकिन मैं जब तक सिग्नल ना दूं एक फायर भी ना करना। वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अपने तरीक़ेकार के मुताबिक झाड़ियों के पीछे छुपे हुए आ रहे हैं। फिर मैंने माइक के बटन को ऑन करके ठहर ठहर कर कहना शुरू किया, ताकि आने वाले थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी जानते हों तो मेरी बात समझ लें। मैंने कहा, मैं आने वालों से कहता हूँ, दोस्त बनकर आओ। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। प्लीज़ दोस्त बनकर आओ और अपनी आवाज़ सुनाओ, अपनी आवाज़ सुनाओ। मैंने आखिरी अल्फाज बार बार दोहराए। जवाब में किसी तरफ से किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ऐसे में दो ही बातें समझ में आई। या तो वो छुपकर बिल्कुल करीब आकर मालूम करना चाहते थे
कि हमारी तादाद क्या है, हम मुकाबला करने का हौसला और सामान रखते हैं या नहीं, या फिर आने वाले अंग्रेजी नहीं समझते थे इसलिए जवाबन खामोश थे। जीना जगह बदल कर दूसरी खिड़कियों के पास जाकर देख रही थी। फिर परेशान होकर कहने लगी, ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जंगल के रहने वाले जंगली जानवरों से हमला करने का अंदाज सीखते हैं। शेर अचानक सामने नहीं आता, पहले दूर से दहाड़ने की आवाज़ें सुनाता है। शिकार को देख लेने के बाद उसके चारों तरफ कई मील का चक्कर लगाता है, फिर अचानक नजर आता है तो शिकार को संभलने का मौका नहीं देता। हमारे आसपास फैले हुए जंगल यही कर रहे हैं, तो यह हवास पर बोझ बनने वाली बात है। ऐसे ही वक्त कोई जंगली जबान में बोलने लगा। उसकी बात खत्म होती दूसरी सम से वही अजनबी जबान सुनाई दी, फिर तीसरी सम से वही बोली उभरी। चारों तरफ से आवाज़ आने के बाद वो अचानक ही एक साथ जाहिर हो गए। दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से उछल उछल कर चीखने लगे। उनके हाथों में तीर कमान और नेज़े थे। उन्होंने हाफ पैंट पहनी हुई थी। कितने ही जंगलियों के पास राइफलें भी थीं। ये देखते ही मैंने गाड़ी के अंदर बने हुए एक चैनल का स्विच ऑन किया। गाड़ी के ऊपर और निचले हिस्सों में छुपी हुई गनें बाहर की तरफ निकल आईं। मैंने एक हैंडल के जरिए उन गनों का रुख आसमान की तरफ किया ताकि किसी जंगली बाशिंदे की जान न जाए। फिर मैं मुख्तलिफ बटनों को दबाने लगा। गाड़ी के चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। वो जंगली जो हमारी तरफ आ रहे थे गाड़ी की तरफ फायर कर रहे थे या शायद तीर चला रहे थे, फिर पलटकर भागने लगे। हमारी समझ में यही आया कि वो लोग भाग रहे हैं, लेकिन वो दूर जाकर दरख्तों के पास छुप गए। वहां से झांक झांक कर देखने और समझने की कोशिश करने लगे कि अभी फायरिंग कहाँ से हो रही थी। तेज रोशनी के सबब गाड़ी के चारों तरफ अंधेरा था। फायर करने वाली गनें नजर नहीं आ रही थीं। वो थोड़ी देर बाद चीख चीख कर एक दूसरे से कहने लगे। चूंकि चारों तरफ फैले हुए थे और एक दूसरे से दूर थे, इसलिए चीख कर बातें कर रहे थे। फिर दरख्तों के पीछे से निकल आए। हमने दाएं बाएं और पीछे वाली खिड़कियों से देखा। वो हर तरफ नजर आ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद रुक गए थे और अपने हथियार फेंकते जा रहे थे। फिर सजदा करने के अंदाज में झुकते जा रहे थे। उसने जीना से कहा, ये सुलह करना चाहते हैं, इनके सरदार को बुलाकर बातें की जा सकती हैं। मैंने माइक के जरिए कहा, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहता हूँ, क्या तुम में से कोई हमारी जबान समझता है? मेरी आवाज़ सुनते ही वो फौरन लपक कर अपने हथियार उठाने लगे। हमें बड़ी हैरानी हुई। मैंने फिर गाड़ी में लगी हुई गनों से फायर खोला तो भागकर फिर दरख्तों के पीछे चले गए। वो कहने लगी, हमें यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। हाँ, ये रात गुजारने नहीं देंगे, तुम पैनल पर रहो। वो हमारी तरफ आना चाहें तो फायर खोल देना। मैं ड्राइविंग सीट पर जा रहा हूँ। हमारी गाड़ी और ट्रेलर एक लिंक सुरंग के जरिए जुड़े हुए थे। मैं राइफल और रिवॉल्वर लेकर सुरंग में रेंगता हुआ गाड़ी में आया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। गाड़ी चलने लगी तो वह दरख्तों के पीछे से निकलने लगे। मैंने इंटरकॉम के जरिए कहा, जीना अभी वो दूर है, जब वो हमला करने का अंदाज इख्तियार करें तब तुम फायरिंग शुरू कर देना। मैं ड्राइव करता हुआ गाड़ी और ट्रेलर को हाईवे की पुख्ता सड़क पर ले आया। दो समतों से हमारी तरफ फायरिंग हुई। इधर जीना ने चारों तरफ से फायर खोल दिया। वो फिर भागने लगे। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। वो सड़क पर आ रहे थे, फिर हमारी फायरिंग से खौफजदा होकर रास्ता छोड़ रहे थे। हम उनसे दूर निकलते चले गए। 1 मील का फासला तय करने के बाद मैंने इंटरकॉम पर कहा, लाइट्स बुझा दो, जनरेटर बंद कर दो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचाना है। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। तमाम रोशनियां बुझा दी। पैनल के बटन दबाकर तमाम गनों को छुपा दिया। उन सब का ताल्लुक जनरेटर से था। बैटरी को सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करना था। जीना एक राइफल और मैगजीन लेकर मेरे पास आ गई। साथ वाली सीट पर बैठकर कहने लगी, हम जंगल के किसी भी हिस्से में रात गुजारना चाहेंगे तो जंगली इंसानों और जंगली जानवरों का खौफ रहेगा। हाँ, दुरुस्त कहती हो। रास्ते में कोई बस्ती आएगी तो वहाँ रात गुजारेंगे। मुझे वीराना पसंद है, लेकिन यह पहला तजुर्बा कह रहा है कि वीराने में जितना सुकून है उतना ही ख़तरा है। ख़तरात इंसानी आबादियों में ज़्यादा होते हैं। हम जिस वीराने में रिहाइश इख्तियार करेंगे वहाँ ख़तरात से निमटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इंतज़ामात करेंगे। अच्छा ये बताओ, ड्राइव करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। मैंने आगे जाकर गाड़ी रोक दी, सीट बदल ली। वो ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, सोना चाहो तो पीछे ट्रेलर में चले जाओ, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी, करवटें बदलता रहूँगा। वो मुस्कुराने लगी। अब मैं खामोश रहूँगा, ख्याल खानी करता रहूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हाँ, एतराज़ है। तुम ख्यालों में डूबे रहोगे और कोई जंगली मुझे उठाकर ले जाएगा।
एक मर्द की मौजूदगी में दूसरा मर्द उस वक्त उठाकर ले जाता है जब औरत राजी हो। क्या तुम्हें जंगली पसंद है? वो हंसते हुए मुझे एक हाथ से मारने लगी। मैंने भी हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अली तैमूर बहरे ओकियानूस पर परवास कर रहा था और अब न्यू फाउंडलैंड के जुनूबी साहिल तक पहुंचने वाला था। वो चाहता था वहां के शुमाल मगरबी हिस्से में जाए, जहां बेशुमार पहाड़ियों का सिलसिला था। वहां तैयारे को आसानी से छुपाया जा सकता था, लेकिन तैयारे का ईंधन खत्म हो रहा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की प्रवास कर सकता था, इसलिए न्यू फाउंडलैंड के मगरिब में समंदर पर उतरना पड़ा। वो बे ऑफ आइलैंड के करीब था। खलीज का पानी अंदर खुश्की तक गया हुआ था। वो तैयारे को समंदर की सतह पर दौड़ाता हुआ खलीज के अंदर गया। दूर तक साहिल पर रेत और पत्थर थे। अगर ऊंची चट्टानें होती तो उनके साए में तैयारे को किसी हद तक छुपाया जा सकता था, लेकिन मजबूरी थी। उसे छुपाने की कोई जगह न थी। वो मजबूर होकर एक जगह तैयारे से उतर गया। उसने साहिल पर खड़े होकर जेब से कुतुबनुमा के जरिए समत मालूम की। फिर नक्शा देखा। मालूम हुआ जुनूब में चंद मील का फासला तय करने के बाद वो कॉक्सकोवो नामी टाउन तक पहुंच सकता है। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसकी आमद से पहले न्यू फाउंडलैंड की इंटेलिजेंस ब्रांच को खबरदार कर दिया गया होगा। ये जजीरा एक बड़े मुल्क के जेर असर था। वहाँ के कानून के मुताबिक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन वहाँ की हुकूमत उसे फौजियों के हवाले कर सकती थी। करीब या दूर के किसी भी शहर या कस्बे में उसके लिए खतरा था। इसके बावजूद उसे कहीं तो जाना ही था। वो साहिल पर सुबह तक खड़ा नहीं रह सकता था। वहाँ सर्दी गजब की थी। परवास के दौरान लैला ने आकर बताया था कि उसके लिए इमदाद पहुंचने वाली है। वो जिस टाउन में जा रहा है वहाँ से करीब ही शहर है। सोनिया सानी वहाँ के एयरपोर्ट पर तैयारा उतारने वाली है। उसने पूछा था, आंटी, क्या ये हमारी सोनिया मम्मा का नया नाम है? नया नाम ही नहीं, नया वजूद भी है। पहेलियां ना बुझवाएं प्लीज। बेटे, जो बात मेरे लिए भी पहली हो, मैं उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकूंगी। एक लड़की तुम्हारी मम्मा की डमी बनकर आई थी। मैं क्या बताऊं वो कितनी ज़हीन और तेज तर्रार है। तुम्हारी मम्मा उसे अपनी बेटी कहती है। बेटी कहने से वो कोक की औलाद नहीं हो जाती। मम्मा ने पापा से शादी नहीं की और मम्मा का किरदार इतना बुलंद है और वो ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रही हैं कि किसी गुनाह या गलती का इर्तकाब नहीं कर सकती। क्या ये मुमकिन नहीं है कि सिस्टर सोनिया ने किसी और से शादी की हो? अली तैमूर दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसे पिछली कुछ बातें याद आ रही थीं। सोनिया मम्मा ने माजी में यकीनन कुछ अरसा पुरस्कार जिंदगी गुजारी है। जिंदगी के उस दौर को राज बनाकर रखा है। सोनिया सानी से पारस और अली तैमूर का कोई खूनी रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद अगर वो सोनिया की अपनी बेटी थी तो सबके लिए सिर्फ काबिल मोहब्बत ही नहीं, काबिल एहतराम भी थी। अली सोचता रहा और चलता रहा। साहिल के साथ साथ चलते रहने से अंदेशा था कि उस जजीरे के फौजी या जासूस उसे घेरेंगे, इसलिए वो साहिल से दूर कभी चलता रहा, कभी दौड़ता रहा। आखिर टाउन कॉक्स की बत्तियां दूर से नजर आने लगीं। वो एक पुख्ता सड़क पर आ गया। रात के पिछले पहर कोई गाड़ी उस रास्ते से नहीं गुजर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक कार आती हुई दिखाई दी। उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया। दूर ही से औरतों और मर्दों के हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने उसे लिफ्ट नहीं दी। उनमें से एक जवान ने खिड़की से बाहर सर निकालकर उस पर थूक दिया। वो थूक अली पर नहीं आया, लेकिन उनकी शामत आ गई। उसने बिजली की सी फुर्ती दिखाई, रिवॉल्वर निकाला और फायर कर दिया। उसका निशाना भला कहाँ चूकने वाला था। एक पिछला पहिया धमाके से फटा। औरतों की चीखें सुनाई दीं। कार सड़क के किनारे एक तरफ से टकराते टकराते बची और एक तरफ घूमकर रुक गई। उस कार में से 2 जवान रिवॉल्वर लेकर निकले। फिर कार के पीछे से ललकारा, हु इज दैट सन ऑफ बिच? सामने आओ, हम तुम्हें गोली मार देंगे। अली अंधेरे से फायदा उठाकर कहीं गुम हो गया था। वो लोग चारों तरफ देख रहे थे। लड़कियां परेशान हो रही थीं। फायर करने वाला तुम दोनों के पास रिवॉल्वर देखकर भाग गया है। जल्दी से पहिया तब्दील करो। दोनों जवानों को भी यकीन हो गया कि फायर करने वाला उनके पास रिवॉल्वर देखकर भाग गया है या छुप गया है। उनका सामना नहीं कर सकेगा। एक ने कहा, तुम पहिया तब्दील करो, मैं चारों तरफ नज़र रखूंगा। वो जेब में रिवॉल्वर रखकर डिग्गी की तरफ गया। वहां से दूसरा पहिया निकालने लगा। जब वो पिछला पहिया तब्दील करने में मसरूफ हो गया तो अचानक फायर हुआ। जो नौजवान निगरानी कर रहा था उसके हाथ में गोली लगी। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर जमीन पर जा गिरा। दूसरे जवान ने फुर्ती दिखाने की कोशिश की। उसके आसपास 2 गोलियां आई। जमीन से मिट्टी उड़ी। वो बौखलाकर दोनों हाथ उठाते हुए खड़ा हो गया। तब अली हेडलाइट्स की रोशनी की तरफ आया।
इत्मीनान से चलता हुआ दूसरे जवान के करीब आकर उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर बहुत दूर फेंक दिया। फिर जमीन पर पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाकर पूछा, तुम दोनों में से किसने मुझ पर थूका था? मैंने नहीं थूका था, दूसरे ने कहा। क्यों झूठ बोलते हो? क्या मुझे इल्ज़ाम देना चाहते हो? वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे। अली ने कहा, मुझे झूठ पकड़ना आता है। ये तीनों लड़कियां सच बोलेंगी, क्योंकि सच बोलने से ही जिंदा रहेंगी, वरना मैं 3 तक गिनते ही तीनों को गोली मार दूंगा। उसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। तीनों ने उसी जवान की तरफ इशारा किया जिसके हाथ में गोली लगी थी। अली ने दूसरे जवान से कहा, जल्दी से पहिया लगाओ। फिर थूकने वाले से कहा, तुम समझ रहे थे तेज रफ्तार गाड़ी से किसी राहगीर पर थूक कर गुजर जाओगे और गिरफ्त में नहीं आओगे? फिर तुम्हें अपने रिवॉल्वर पर भी भरोसा था। अब क्या करोगे? अब मुझे मुआफ़ कर दो, मैं कभी किसी पर नहीं थूकूंगा। और एक बार थूको, मुआफ़ कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसी जरूरत नहीं करूंगा। करोगे। पुख्ता सड़क पर जाकर बैठो, फिर झुककर सड़क पर थूको, उसके बाद उस थूक को चाटो। वो गिड़गिड़ाने और माफिया मांगने लगा। दौड़ता हुआ सड़क पर गया, फिर थूक कर उसे चाटने लगा। एक लड़की ने कहा, यह खुद को बड़ा गुंडा समझता है। इसने रात भर का सौदा करने के बाद हमारी रकम नहीं दी। प्लीज़ हमारी पेमेंट करा दो। अली तैमूर ने लड़की के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहा, क्या तुम मुझे बाजारी औरतों की पेमेंट कराने वाला दलाल समझती हो? बाकी 2 लड़कियां सहम कर पीछे चली गईं। दूसरे जवान ने पहिया लगा दिया था। अली ने उनसे कहा, जिसका जो सामान गाड़ी के अंदर है उसे फौरन निकालो। वो अपना अपना सामान निकालने लगे। अली ने उनसे कार की चाबी ली, स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर उसे स्टार्ट करके सड़क पर ले आया। उन्हें छोड़कर तेजी से ड्राइव करता हुआ जाने लगा। पीछे रह जाने वाले पैदल चलते हुए 1 घंटे से पहले करीबी टाउन में पहुंचकर रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते थे। उसने टाउन में पहुंचकर कार की टंकी फुल कराई, फिर उस टाउन से बहुत दूर निकलता चला गया। उसका रुख शहर की तरफ था, जहां सोनिया सानी अपना तैयारा ला रही थी। ये काफ़ी बड़ा सफ़र था, रास्ता ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। वो सफ़र के दौरान कितनी ही छोटी बड़ी बस्तियों से गुजरता रहा। एक बस्ती के करीब 2 पुलिस कारें दिखाई दीं। वो दोनों कारें एक दूसरे की तरफ रुख किए रास्ता रोके खड़ी थीं। उनके पीछे पुलिस वाले राइफलें लिए नजर आ रहे थे। इसका मतलब था गाड़ी छीन कर ले जाने वाली बात पुलिस वालों तक पहुंच गई थी। वो ड्राइव करने के दौरान ज़रा सीट के नीचे दुबक गया ताकि विंड स्क्रीन को तोड़कर आने वाली गोलियों से महफूज रह सके। फिर उसने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस वाले सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनकी गाड़ियों से टकराने का हौसला या हिमाकत करेगा। उन्होंने वार्निंग के तौर पर पहले हवाई फायरिंग की। दूसरी बार उन्हें फायर करने का मौका नहीं मिला। अली की कार उन गाड़ियों से आकर टकराने वाली थी। वो गाड़ियों के पीछे से जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दोनों गाड़ियां 2 तरफ घूम गई थीं। वो तेज रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ दूर निकलता जा रहा था। पुलिस वालों ने संभलने के बाद फिर फायरिंग शुरू की। तब तक वो रेंज से बहुत दूर निकल चुका था। एक अफसर कार टेलीफोन के जरिए अगली बस्ती वालों से राब्ता कायम कर रहा था और कह रहा था, ये कार छीन कर ले जाने वाला अली तैमूर ही हो सकता है, इसे रोको। जब वो समंदर में था, चारों तरफ पानी ही पानी था, बच निकलने का कोई रास्ता ना था। तब वो बचकर यहाँ तक पहुँच गया था। यहाँ खुले मैदान में भला कौन उसका हाथ पकड़ सकता था। वो तूफानी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। लैला ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? शहर में। हाँ, मैंने कहा था सोनिया सानी उसी शहर के एक छोटे से पोर्ट में तैयारा उतारेगी, लेकिन उस तैयारे को उतारने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फिर क्या इरादा है? सीधी सी बात है, मैं और सुल्ताना यहाँ के हुक्काम और फौजी अफसरों की खोपड़ियों में जलजला पैदा कर सकती हैं। वो हाथ जोड़कर तैयारे को यहाँ उतारने और तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहेंगे। लेकिन सोनिया सानी सिर्फ इत्तलात हासिल करने के लिए टेलीपैथी की इमदाद कबूल करती है। जहाँ अपना जौहर दिखाने की बात आती है, वहाँ हमारे ताउन से इनकार कर देती है। अली ने कहा, उससे कहो मैं जिस सड़क पर जा रहा हूँ उसके अतराफ एक भी दरख्त नहीं है, वो यहाँ तैयारा उतार सकती है। लैला ने कहा, कमाल है, तुम जो कह रहे हो वही सोनिया सानी करने वाली है। वो इसी रास्ते को तलाश करती हुई आएगी, इस जगह को मुनासिब समझेगी तो यहाँ तैयारा उतारेगी। उसकी बात खत्म होते ही परवास करते हुए तैयारे की आवाज़ सुनाई देने लगी। दूर आसमान पर एक बत्ती जलती बुझती चली आ रही थी। लैला ने सोनिया सानी के पास आकर कहा, अली ने इस तैयारे को देख लिया है। वो सफ़ेद रंग की कार में इसी रास्ते पर है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। पायलट को गाइड करो। तैयारा ज़मीन के करीब आने लगा। शहर से आने वाली पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे।
उनसे कोई 3 किलोमीटर के फासले पर अली अपनी गाड़ी में शहर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रफ्तार बहुत सुस्त कर दी थी। दूसरी तरफ से आने वाली पुलिस गाड़ियों को भी रफ्तार सुस्त करनी पड़ी, क्योंकि तैयारा उनके ऊपर से परवास करता हुआ पुख्ता सड़क पर उतरने आ रहा था। फिर उन्होंने हैरानी से देखा, तैयारा दूर जाकर सड़क पर उतर रहा था। चूंकि वो बहुत दूर जाकर उतर रहा था, इसलिए वो ये नहीं देख सके कि तैयारे के दरवाजे में से एक रस्सा लटकाया गया है। अली कार से उतरकर दौड़ता हुआ आ रहा था। फिर वो रस्सा पकड़कर लटक गया, ऊपर चढ़ने लगा। उसी वक्त पीछे आने वाली पुलिस गाड़ियों से फायरिंग शुरू हो गई। अभी वो शूटिंग रेंज से बाहर था। जब रेंज पर आया तो दरवाजे के अंदर पहुंच चुका था। दरवाज़ा बंद हो गया था। तैयारे की रफ्तार बढ़ गई थी। पुलिस गाड़ियां काफ़ी फासले पर तेज़ी से चली आ रही थीं, लेकिन करीब पहुंचना उनके मुकद्दर में नहीं था। तैयारे ने ज़मीन छोड़ दी, फ़ज़ा में बुलंद होता हुआ दूर परवास करता चला गया। पुलिस गाड़ियां रुक गईं। एक अफसर ने ट्रांसमीटर के ज़रिए फ़ौज के एक आला अफसर से रब्ता कायम किया। फिर कहा, जनाब, ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि फ़रहाद के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए फ़ौज सामने क्यों नहीं आई। मैं अफसोसनाक खबर सुना रहा हूँ। उसे एक तैयारा यहाँ से ले गया है। फ़ौज के अफसर की आवाज़ सुनाई दी। तुम अफसोसनाक खबर नहीं बल्कि खुशखबरी सुना रहे हो। शुक्र है, अली तैमूर हमारी ज़मीन छोड़कर चला गया है। तुम भी शुक्र करो। दैट्स ऑल। उधर राब्ता ख़त्म हुआ। इधर अली और सोनिया सानी का पहला राब्ता हुआ। अली जहाज़ पर सवार होते ही दरवाज़ा बंद करने में प्रिंस डैगर की मदद कर रहा था। सानी पायलट के पास थी। जब तैयारा फ़ज़ा में बुलंद होकर परवास करने लगा तो वह हिफाजती बंद खोलकर पायलट रूम से बाहर आ गई। अली प्रिंस के साथ बैठा हुआ था और हिफाजती बंद खोल रहा था। वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर कहने लगी, मेरा नाम सानिया है, लेकिन मुझे सोनिया सानी कहते हैं। अली मुसाफा करने के दौरान उसे देखता रहा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मैं सर से पांव तक मादाम सोनिया लग रही हूँ। यही देख रहे हो ना? नहीं, मैंने मम्मा की कितनी ही डमीज़ देखी हैं। मैं तुम्हारी सूरत देखने के बहाने तुम्हारे हौसले और तरीक़ेकार को देख रहा हूँ। तुमने शिकस्त तस्लीम नहीं की, मायूस होकर मैदान नहीं छोड़ा। आखिर मुझे तैयारे में सवार करा ही लिया। मुझे तारीफ़ करनी नहीं आती, सिर्फ इतना कहता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिंस डैगर ने अली और सानी के मिले हुए हाथों को देखा, फिर जल्दी से अली का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए और मुस्कुराकर जबरन मुसाफा करते हुए कहा, मिस्टर अली, कुछ मेरी भी तारीफ़ करो। तुम्हारे लिए मैंने ही दरवाज़ा खोला था। अली ने एक हाथ से मुसाफा किया, दूसरे हाथ से उसके शाने को थपकते हुए कहा, थैंक्स अ लॉट। मैं तुम्हें ब्राउन वुल्फ समझ रहा था, लेकिन अपनी तारीफ सुनने के शौक़ में तुमने बदलते हुए लहजे पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त तुम ब्राउन वुल्फ के नहीं, अपने ज़ाती लहजे में बोल रहे हो। चोरी पकड़ी जाने पर उसने परेशान होकर सोनिया सानी को देखा। वो कहने लगी, तुमने अली के सामने हिमाकत की है। किसी अय्यार दुश्मन के सामने अपनी आवाज़ और अपनी हरकतों पर ध्यान नहीं दोगे तो भांडा फूट जाएगा। अपने साथ मुझे भी मुसीबतों में मुब्तला करोगे। उसने झेंप कर अली को देखा, फिर ख्यालखानी के ज़रिए सानी से कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट करो। अली कोई दूसरा नहीं है, ये फरहाद का बेटा और बाबा साहिब के इदारे का सबसे मजबूत बाजू है। फिर वो ज़बान से कहने लगी, अली की मौजूदगी में आइंदा सोच के ज़रिए गुफ्तगू ना करो। जब तक हमारा साथ है, हम तीनों किसी से कोई बात नहीं छुपाएंगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मिस्टर अली, मैं अनाड़ी नहीं हूँ, फिर भी इंसान को आखिरी सांस तक बहुत कुछ सीखते रहना चाहिए। ये सोनिया की मोहब्बत है कि उसने मौजूदा मुहिम में मुझे अपने साथ रखा है। तुम देखोगे, आइंदा मैं ज़िंदगी के हर मरहले में उसके साथ रहूँगा। अली ने कहा, मैं ज़रूर देखूँगा। वैसे ज़िंदगी के दूसरे मरहले अभी दूर हैं। हमें मौजूदा मरहले के मुतालिक सोचना और गुफ्तगू करना चाहिए। सोनिया सानी ने कहा, वैली के टेलीपैथी जानने वाले भाई ने काम बिगाड़ दिया है। उसकी वजह से मुझे और तुम्हें निकलना पड़ा। अली ने कहा, फिर भी सानिया, हम नाकाम नहीं रहे। तुम्हारी ज़बरदस्त प्लानिंग के बायस उस मुल्क से सोनिया के निकलने के बावजूद वहाँ सोनिया मौजूद है। प्रिंस डैगर सोनिया सानी को गौर से देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, सोनिया, अभी तुमने अली से मुसाफा करते हुए कहा कि तुम सानिया या सोनिया सानी हो। ये दुरुस्त है कि तुमने फ़र्जी नाम रखा है, लेकिन जब अली से कोई बात छुपाई नहीं जाती तो उसे साफ साफ बताओ कि तुम उसकी सोनिया मम्मा हो और अपने पीछे डमी सोनिया को छोड़ कर आई हो। वो कहने लगी,
तुम हमारी बातें कहीं से कहीं ले जा रहे हो। मैं तुम्हारी मालूमात में इजाफा करने के लिए कह दूं कि मैं सोनिया की बेटी सानिया हूं। मेरी माँ ने कभी नाकाम होकर मैदान नहीं छोड़ा। वो अब भी वहीं है और मैदान में टटी हुई है। यानी सोनिया ने मुझे धोखा दिया है? ये धोखा नहीं, हिकमत अमली है। ख़ास मौक़ों पर ख़ास लोगों से भी बातें छुपाई जाती हैं। जिस तरह तुम्हें नहीं बताया गया कि मेरी माँ कहाँ है, उसी तरह अली को अब तक मेरे मुतालिक कुछ नहीं बताया गया था। मुझे भी ये नहीं बताया जा रहा है कि मम्मा अब कहाँ हैं और क्या करती फिर रही हैं। ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें धोखा दिया गया है। शायद तुम दुरुस्त कहती हो, लेकिन सोनिया फरहाद से कोई बात नहीं छुपाती थी। मिस्टर प्रिंस, वो फरहाद था। तुम्हारे पास अभी सिर्फ फरहाद का चेहरा है, उसकी सलाहियतें नहीं हैं। तुम ट्रेनिंग के मरहलों से गुजर रहे हो। जब खुद को मुकम्मल फरहाद साबित करने लगोगे तो हम सब आंखें बंद कर तुम पर भरोसा करेंगे। अली ने कहा, हम अपने मौजू से हट रहे हैं। प्रिंस ने कहा, यह भी अहम मौजू है। मेरे सामने सोनिया नहीं, उसकी बेटी है। दरअसल मैं सोनिया से उम्र में छोटा हूँ। मैंने कई बार कहा, सोनिया तुम मेरी आइडियल हो। वो मुस्कुरा कर कहती थी, मुझे ऐसी ही आइडियल मिलेगी। अब देखो, उसने अपनी बेटी को मेरे साथ छोड़ रखा है। सोनिया का तरीक़ाकार अजीब है। मैं इनकार नहीं कर सकूंगा कि आइडियल मेरे पास है। सानिया, मैं तमाम उम्र तुम्हारी माँ की कदर करता रहूँगा। उसने मेरी बहुत बड़ी आरज़ू पूरी की है। वो बेजार होकर कहने लगी, तुम्हें पता है मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? किससे? काम, काम और सिर्फ काम से। मुझे किसी के नाम से और उसकी खूबरूई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कई बार समझा चुकी हूँ, मुझसे सिर्फ काम की बातें किया करो। मिस सानिया, जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत कुछ है। उस बहुत कुछ के मुतालिक सोचने की फुर्सत मिलेगी तो मैं सोचूंगी। फिलहाल प्लीज काम की बात करो। नहीं कर सकते तो हमारी बातें सुनो। स्पीकर से पायलट की आवाज़ सुनाई थी, मादाम, आगे मौसम ख़राब है। ग्रीनलैंड के जुनूब में बर्फानी तूफान आया हुआ है। मुझे तैयारे को फिर बहरे ओकियानूस की तरफ ले जाना होगा। वो एक सीट की पोस्ट से माइक को उठाकर बोली, वापस ना जाओ। तैयारे को बेफन आइलैंड या कनाडा के शुमाली हिस्से की तरफ ले चलो। ज़रा एक मिनट। फिर उसने अली से कहा, सॉरी, मैंने तुमसे मशवरा लिए बगैर ऐसा कह दिया। तुम बताओ हमें किधर का रुख करना चाहिए? तुम मेरे आइंदा इरादों के मुताबिक कह रही हो। वो पायलट से कहने लगी, तुमने अली की बात सुन ली? यस मैदाम, मैं तैयारे को कनाडा के शुमाल की तरफ ले जा रहा हूँ। प्रिंस डैगर ने दोनों को बारी बारी देखा। फिर सोनिया सानी से पूछा, तुमने अली के आइंदा इरादों को कैसे समझ लिया? वो इरादे क्या हैं? समझना कुछ मुश्किल तो नहीं है। फरहाद के ख़ानदान का कोई फ़र्द कभी मैदान से नहीं भागता। अगर मजबूर किया जाए तो वो ज़रा पीछे हट जाता है, फिर घूम कर मैदान में आ जाता है। हम अपना अधूरा मिशन पूरा करेंगे। हमारे जितने दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले हैं उन्हें दोस्त बनाएंगे। उनमें से जो दुश्मनी पर बज़िद रहेगा हम उसे फना कर देंगे। प्रिंस ने पूछा, हमसे क्या मुराद है? क्या तुम और अली? हाँ, और तुम भी। तुम हमारे बहुत ही अहम आदमी हो। वो खुश हो गया। अपने सर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, मेरे दिमाग में टेलीपैथी है और जिस्म में बेपनाह कुव्वत है। मैं हमेशा तुम्हारा अहम आदमी बनकर रहूँगा। सोनिया सानी ने पूछा, प्रिंस अब दुश्मनों का रद्द अमल क्या होगा? प्रिंस ने जवाब दिया, वो मुतमईन होंगे। हमें न्यूयॉर्क से निकाल कर समझ रहे होंगे कि ख़तरा टल गया है। क्या वो इंटरनेशनल फ्लाइंग रूट के ज़रिए ये मालूम नहीं कर रहे होंगे कि उस मुल्क का खुसूसी तैयारा हमें कहाँ ले जा रहा है? हाँ, ये तो ज़रूर मालूम कर रहे होंगे। क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि अली ने न्यू फाउंडलैंड में कहीं तैयारा उतारा है और हम भी उधर आए हैं? बेशक उन्हें यह भी मालूम होगा। लेकिन तुम ऐसे सवालात मुझसे क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम दुश्मनों को मुतमईन समझ रहे हो। वो ज़रा झिझक गया, फिर बात बनाते हुए कहने लगा, मैं अभी यही तज्जिया करने वाला था कि दुश्मन किस तरह हमारे मुताल्लिक मालूमात हासिल कर रहे होंगे। इन हालात में बताओ वो कैसे इक़दामात कर रहे होंगे? ऐसे ही जैसे अभी कॉर्नर ब्रुक के एयरपोर्ट पर हमारे उतरने पर पाबंदी आयद कराई थी ताकि मिस्टर अली को यहाँ से न ले जा सकें। अब यह तैयारा जहाँ भी उतरेगा वहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए दुश्मन मौजूद होंगे। कौन से दुश्मन? यही सुपर मास्टर के फ़ौजी जवान। प्रिंस, तुम्हें जोग्राफिया और तारीख़ का मुताला करना चाहिए। मौजूदा सियासत और हुकूमतों के मुताबिक मालूमात हासिल करते रहना चाहिए। हम कनाडा के शुमाल में बिफिन आइलैंड की तरफ परवास कर रहे हैं। इन इलाकों में ना अमरीका का कानून है
और ना सियासी समझौते के बगैर इधर अमरीकी फौजी आ सकते हैं। वो नागवारी से बोला, इम्तहान देने के लिए मैं ही नजर आया हूं। अली का भी तो इम्तहान लो। वो हंसते हुए कहने लगी, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा साहिब के इदारे के बड़े बड़े मौल्लिम अली तैमूर को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और इंसाइक्लोपीडिया का इम्तहान भला कौन ले सकता है? उससे तो पूछा जाता है, मालूमात हासिल की जाती हैं। अली ने कहा, सानिया प्लीज़ आइंदा मेरी तारीफ में एक लफ्ज़ भी ना कहना। तारीफ इंसानी सलाहियतों को कभी पनपने नहीं देती। प्रिंस ने कहा, मिस्टर इंसाइक्लोपीडिया, मैं तुमसे पूछता हूं कि जब सुपर मास्टर को हमारी मंजिल का पता है और वो ये समझता है कि हम घूम फिर कर फिर उसके मुल्क में आएंगे, तो क्या वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगा? हाँ, ज़रूर करेगा। तुम्हारे ख्याल के बरक्स हमारे इस्तकबाल के लिए यहाँ फ़ौजी नहीं आएंगे। तुम्हारे ख्याल के बरक्स हमारे इस्तकबाल के लिए फ़ौजी नहीं आएंगे, बल्कि उस हुकूमत के गुंडे, बदमाश और कातिल आएंगे। वो हमारी वापसी का रास्ता रोकेंगे। इन हालात में हम पूरी तरह उनकी नज़रों में रहेंगे, वहाँ दाखिल नहीं हो सकेंगे। कोई मुल्क हमारे लिए अपनी सरहदें बंद नहीं करता, बल्कि बंद कर ही नहीं सकता। हमारे पास 1000 रास्ते हैं। तुम्हारी ये बात गलत है कि हम उनकी नज़रों में रहेंगे। दुरुस्त यह है कि हम खुद उनकी नज़रों में रहने की कोशिश करते रहेंगे। ये क्या बात हुई? यही तो बात है। सानिया, तुम जवाब दे दो। वो कहने लगी, हम इधर दुश्मनों की नज़रों में रहकर उन्हें यकीन दिलाते रहेंगे कि सोनिया और अली तैमूर मुल्क से बाहर हैं, जबकि सोनिया मम्मा मुल्क के अंदर मौजूद रहकर अपना काम करती रहेंगी। प्रिंस ने हैरानी से पूछा, क्या तुम दोनों ख्याल खानी के जरिए एक दूसरे के दिल और दिमाग की बातें समझ लेते हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हमें ख्याल खानी नहीं आती, और न ही कोई 1 घंटे से हमारे दिमाग में आया है। फिर तुम अली तैमूर के इरादे कैसे समझ लेती हो, और अली तुम्हारे अंदर की बात कैसे जान लेता है? प्रिंस, तुम खामखा उलझ रहे हो। ये 2 और 2 4 वाली हकीकतें हैं। हम अपने हालात को हर पहलू से समझकर उससे सही नतीजा निकालकर एक राय कायम करते हैं। 4 आदमी इसी उसूल पर काम करें तो चारों के ख्यालात एक होंगे, जबकि हम 2 ही हैं। अली ने अपनी सीट से उठकर कहा, मैं अभी पायलट से मिलकर आता हूं। वो केबिन में चला गया। प्रिंस के चेहरे से इत्मीनान जाहिर हो रहा था। वो कहने लगा, थैंक्स गॉड, कुछ तो तन्हाई नसीब हुई है। इस तन्हाई में तुम्हारा क्या इरादा है? माना कि अली ख़ास बंदा है, लेकिन मैं दिल की बात तो सिर्फ तुमसे ही कह सकता हूँ। फिर तो अच्छा मौका है, दिल की बात जल्दी से कह दो। तुम्हारी मम्मा से मुलाकात होगी तो वो गवाही देंगी कि तुम मेरी आइडियल हो। तो फिर मुलाकात का इंतज़ार करो, मैं उनकी गवाही सुनूंगी। ओह, वो तुम नहीं समझी। तुम्हारी मम्मा से तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई जज्बा होगा? नहीं, दिल में जज्बा नहीं होता। तमाम जज्बात और एहसासात का ताल्लुक़ दिमाग से होता है। अब तुम पूछोगे कि क्या मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं? हाँ, मैं यही पूछने वाला था। तुम्हारे लिए जगह है, इसीलिए तो तुम दिमाग में आकर बातें करते हो। देखो, तुम अनजान बन रही हो, मुझे टरखा रही हो। तुम साफ साफ बताओ, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? मेरे काबिल नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरे साथ रखा गया है। तुम अपनी जहानत, हाजिर दिमागी और टेलीपैथी के जरिए खुद को काबिल बना सकते हो। वो अपनी मुट्ठी फजा में बुलंद करते हुए बोला, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सोनिया की बेटी के शाया निशान हूं। शाबाश, यही जज्बा रखो। जब तक आदमी के अंदर कोई जज्बा शिद्दत इख्तियार नहीं करता, तब तक वो कामयाबी की मंजिलें तय नहीं करता। वो जज्बाती अंदाज में कहने लगा, वादा करो मेरा इंतज़ार करोगी। वो हैरानी से बोली, मैं तुम्हारे सामने हूं, फिर इंतज़ार कहाँ करूंगी? प्रिंस के हलक से कर्रा निकली। तुम रोमानी बातों को क्यों नहीं समझती? मैं कहना चाहता हूं, तुम मेरी कामयाबियों और कारनामों का इंतज़ार करो। मम्मा पिछले 6 माह से तुम्हारे किसी कारनामे का इंतज़ार कर रही हैं। तुमने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया है। अब दिखाऊंगा। अब मेरे अंदर जज्बात ने करवट ली है। तुम गलत कह रहे हो। जज्बात हमेशा जागते रहते हैं, न सोते हैं न करवट लेते हैं। जज्बात सो जाएं तो आदमी मुर्दा हो जाता है। फिर तुम्हारे जज्बात ने कैसे करवट ली है? सानिया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं हकीकत बयान कर रही हूँ और तुम मजाक समझ रहे हो। किसी से भी पूछ लो, तिब्बी नुक्ता नज़र से जज्बात कभी नहीं सोते। मैं तिब और साइंस की नहीं, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो करो ना। इतनी देर से दिल, दिमाग, जज्बात और एहसासात की बातें कर रहे हो। इन सब बातों का ताल्लुक तिब से है, मोहब्बत से भी है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे मोहब्बत में दिल धड़कता है। वो कहने लगी,
हम जब से पैदा हुए तब से दिल धड़कता है, इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो मुठ्ठियां भींच कर दांत पीस कर बोला, मैं अपना सर फोड़ लूंगा। अली तैमूर पायलट केबिन से बाहर आ रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है? सोनिया सानी ने कहा, ये बहुत देर से मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन इल्म तिब का मसला शुरू कर देते हैं। प्रिंस ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं? दिल, दिमाग, जज्बात और एहसासात का ताल्लुक सब मोहब्बत से है। यही तो पूछती हूँ, कैसे? अली ने कहा, मिस्टर प्रिंस, तुम इतनी देर से ना समझ सके, मैं समझाता हूँ। देखो सानिया, माँ के सीने से दूध का चश्मा बहता है। ये इल्म तिब का मसला है कि कुदरत ने दूध कैसे पैदा किया, लेकिन जो दूध बच्चे के मुंह में जाता है वो ममता है। ममता इंसान की पहली मोहब्बत होती है। प्रिंस ने कहा, अरे भाई, तुम कौन सी मोहब्बत ले बैठे? मैं दूसरी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो दूसरी मोहब्बत। हाँ, समझ गया। देखो सानिया, मिस्टर प्रिंस कहना चाहते हैं कि मोहब्बत जब हद से बढ़ जाती है तो इबादत बन जाती है। इबादत सिर्फ खुदा की होती है। लिहाजा इंसान माँ के बाद जो दूसरी मोहब्बत करता है वो खुदा से होती है। मिस्टर अली, इतने भोले और पारसा ना बनो। क्या तुमने एक लड़की से मोहब्बत नहीं की थी जिसे एक टेलीपैथी जानने वाले ने मार डाला था? अली ने एक गहरी सांस ली, सोनिया सानी को देखा, फिर कहा, हाँ, वो बहुत मुख्तसर सी उम्र लेकर आई थी। प्रिंस ने पूछा, अब बताओ, क्या वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं थी? नहीं दोस्त, अपनी अकल से और सच्चे दिल से तस्लीम करो कि कोई लड़की मोहब्बत नहीं होती, वो ज़रूरत होती है। मर्द के अरमानों की, ख्वाहिशों की और जज्बों की तकमील का सरिया होती है। हम लफ्ज़ों की जादूगरी से ये साबित करते हैं कि हमें उससे दिली और रूहानी मोहब्बत है। सच्चाई से ये नहीं कहते कि तन्हाई में उसकी ज़रूरत है। ए भाई, तुम तो मोहब्बत को हथौड़ा मार रहे हो। तुम्हें हथौड़ा लग रहा है। सीधी सी बात समझ में नहीं आती कि लेन देन का जो सौदा होता है उसे लोग मोहब्बत कह देते हैं। मर्द अपनी कमाई देता है, औरत अपनी इज्जत उसे देती है। मर्द उसे घर देता है, औरत उसे आराम देती है। मर्द उसकी कोख में बच्चे देता है, औरत उसकी नस्ल को जवान और काबिल फ़ख्र बनाती है। अगर लेन देन में कमी आ जाए तो मोहब्बत का सौदा नहीं हो पाता। औरत अपना जिस्म न दे तो मर्द अपनी कमाई नहीं देता। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। इस ज़रूरत को मोहब्बत का पुरफरेब नाम देने से मोहब्बत नहीं हो जाती। प्रिंस ने सानिया से कहा, देखो ये मिस्टर कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारी जैसी हसीन लड़की की तौहीन कर रहे हैं। क्या लड़कियां सिर्फ ज़रूरत के लिए होती हैं? क्या ये तुम्हारी इंसल्ट नहीं है? बेशक अगर मैं ऐसी लड़की बन जाऊं जो सिर्फ मर्द की ज़रूरत पूरी करने के लिए जिंदा रहती है, मर्द से अलग अपनी कोई शख्सियत नहीं बनाती, अपनी कोई अलग अहमियत नहीं रखती, तो फिर ये लड़की के लिए इंसल्ट की बात है और वो इस तौहीन का बुरा मानकर मर्द का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं मोहब्बत के नाम पर ज़रूरत पूरी करने वाली बेचारी नहीं हूँ। उसने दोनों को देखा, फिर पूछा, तुम दोनों की खोपड़ी एक जैसे किस तरह सोचती है? वैसे ये मेरे हक़ में अच्छी बात है। मिस्टर अली मोहब्बत को नहीं मानते हैं। सानिया, मैं तुम्हें मोहब्बत करना सिखाऊंगा। अली मुस्कुराता हुआ सानिया के पास आया, फिर कहने लगा, प्लीज़ पायलट को कॉफ़ी पिला दो। वो उठते हुए कहने लगी, यकीनन हम भी पिएंगे। वो कॉफ़ी तैयार करने चली गई। प्रिंस ने पूछा, मिस्टर अली, क्या वाकई तुम मोहब्बत को नहीं मानते? मानता हूँ। ये मानता हूँ कि मोहब्बत में अकल काम नहीं करती, और जहाँ अकल काम नहीं करती वहाँ से मैं नहीं गुजरता। वो खुश होकर कहने लगा, वाकई तुम अक्लमंद हो। तुम्हें ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बेशक मैं ऐसा रास्ता बेवकूफ़ों के लिए छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छा करते हो। मैं तो। वो कहते कहते रुक गया, फिर घूर कर कहने लगा, तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं, मोहब्बत करने वालों को कह रहा हूँ। वो सीट के हत्थे पर हाथ मारते हुए बोला, मैं भी मोहब्बत करता हूँ और सोनिया सानी से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैं हरगिज़ बेवकूफ़ ना कहता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसा दोस्त समझता हूँ जो अपने दोस्त का हक नहीं मारता। मेरा एक काम करोगे? सोनिया सानी को मेरे दिल की बात समझाओगे? सॉरी मिस्टर प्रिंस, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। मैं पिछले 3 घंटे से सोनिया सानी के साथ हूँ। इतनी सी देर में समझ गया हूँ कि वो किस टाइप की लड़की है। वो मोहब्बत जैसी फजूलियात में नहीं पड़ेगी। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत ख़राब है? उसे मेरी मोहब्बत नहीं, अपनी तन्हाई की ज़रूरत बनाना चाहते हो। अली ने होठों को सख्ती से भींच लिया, दांत पर दांत जमाए। उसे गुस्सा नहीं आता था, नाकाबिले बर्दाश्त हालात में भी बर्दाश्त कर लेता था। अभी महज इसलिए गुस्सा आ रहा था कि प्रिंस उसकी सोनिया मम्मा की बेटी के लिए गलत बात कह रहा था, लेकिन गुस्से को बर्दाश्त करने की तरबियत काम आई। उसने बड़ी मुश्किल से नरम लहजे में कहा, प्रिंस, तुम्हें इंसानियत का वास्ता देकर समझाता हूँ।
हवा इस इंसान को दरिंदा बना देती है। तुम्हें मर्दानगी का वास्ता देकर समझाता हूँ कि दो मर्दों के साय में एक लड़की को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उसकी इज्जत अना और औरतपन के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहिए। आगे तुम समझदार हो। वो उछलकर खड़ा हो गया, नागवारी से कहने लगा, तुम मुझे नादान समझकर नसीहत कर रहे हो? क्या खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हो? क्या तुम इस टीम के लीडर हो? मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बात में बड़ा हूँ। तुम टेलीपैथी नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम्हारी टेलीपैथी मेरे लिए सिफर है। हाँ, ये मानता हूँ कि उम्र में बड़े हो, इतने बड़े कि सोनिया सानी तुम्हारी बेटी नजर आती है। प्रिंस एकदम से भड़क गया। उसे गाली देता हुआ एक हाथ मारना चाहता था। अली ने हाथ पकड़कर झटका दिया तो वो इधर आ गया। दूसरे झटके में उधर चला गया। उसने बचाव के लिए दूसरा हाथ उठाया। अली से पंजा लड़ाना चाहता था। शामत आ गई थी। पंजा मिलाते ही यूं लगा जैसे फौलादी शिकंजे में उंगलियां फंस गई हों। उसके हलक से चीखें निकलने लगीं। सोनिया सानी दौड़ती हुई आई, फिर परेशान होकर कहने लगी, अरे ये क्या हो रहा है? प्लीज़ अली इसे छोड़ दो। अली ने कहा, इसने मुझे गाली दी है। ये इतनी देर जिंदा ना रहता। जिंदा सिर्फ इसलिए है कि मम्मा ने इसे हमारे साथ रखा है। मैं मम्मा का वास्ता देती हूँ, इसे छोड़ दो। हमारे पास फर्स्ट एड का सामान भी नहीं है। इसकी उंगलियां टूट जाएंगी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तुम मम्मा का वास्ता दे रही हो। अगर ये गाली देने वाली जबान को अपने दांतों से काटेगा तो छोड़ दूंगा। प्रिंस समझ रहा था कि उंगलियां टूटने वाली हैं। उसने अपनी ही जबान अपने दांतों तले जोर से दबाई, फिर तकलीफ से चीख पड़ा। अली ने हाथ छोड़ दिया। वो एक कुर्सी पर गिरकर तकलीफ से कर्राते हुए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से सहलाने लगा। सानिया ने कहा, तैयारे को जमीन पर उतारा जा रहा है, सेफ्टी बेल्ट बांध लो। अली एक सीट पर बैठकर बेल्ट बांध रहा था। प्रिंस का हाथ इस काबिल नहीं था। सोनिया सानी ने उसका बेल्ट बांधते हुए आहिस्तगी से कहा, ये सभी जानते हैं कि अली को गुस्सा बर्दाश्त करना आता है, लेकिन गाली कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी गलती दोबारा ना करना। खुद भी अपनी सीट पर जाकर अपनी सेफ्टी बेल्ट बांधने लगी। अब प्रिंस में गालियां देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर गालियों और नफरतों का आतिश फिशां खौल रहा था। सोनिया सानी के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। उसके ख्याल में अली हीरो बन गया था, और जब तक उसे जीरो बनाकर सोनिया सानी के सामने उस पर गालिब आकर खुद हीरो न बन जाता, तब तक उसके अंदर का आतिश फिशां सर्द नहीं पड़ सकता था। पायलट ने इत्तला दी कि तैयारा ज़मीन पर उतरने वाला है। फिर थोड़ी ही देर में उसके पहिए ज़मीन पर लग गए। तैयारा दौड़ते दौड़ते बतदरीज आहिस्ता हुआ, बिलाखिर रुक गया। उन्होंने सेफ्टी बेल्ट खोलकर खिड़कियों से देखा। बाहर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। जहां तैयारा उतारा गया था, उस रास्ते की बर्फ हटा दी गई थी। वो एक छोटा सा एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट की छोटी सी इमारत वीरान नजर आ रही थी। रात के हिस्से में चंद मजदूर रनवे से बर्फ हटाने के लिए रह गए थे, और वो मजदूर सवालिया नजरों से उस तैयारे को देख रहे थे। वो सीढ़ियों को धकेलते हुए तैयारे के दरवाजे तक ले आए। दरवाज़ा खुल गया। अली, सोनिया सानी, प्रिंस और पायलट ने बर्फानी इलाके की मुनासबत से लिबास पहन लिए थे। वो सर से पांव तक ऊनी और फर के लिबास में थे। उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट पर ज़रूरी सामान का किट बांध लिया था। जदीद तर्ज की राइफलों के साथ कारतूस का अच्छा खासा ज़ख़ीरा था। इसके अलावा हाथों में अटैचियाँ थीं। बाकी सामान को तैयारे में छोड़ दिया गया था। अली ने एक मजदूर से पूछा, यहाँ के अफसरान और सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, एयरपोर्ट के करीब उनके क्वार्टर्स हैं। वो वहाँ आराम से सो रहे हैं। क्या तुमने हमारे लिए रनवे से बर्फ हटाई है? नो सर, हमें इस तैयारी की आमद की इत्तला नहीं थी। यहाँ बाकायदगी से जहाज़ नहीं आते हैं। कोई भूला भटका तैयारा अक्सर इधर आ जाता है। शायद आप भी भटक कर यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। पायलट दूसरे मजदूरों से बातें करके वहाँ के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। सोनिया सानी छोटी सी इमारत के दरवाज़ों और खिड़कियों से झांक कर मुख्तलिफ कमरों को देखती जा रही थी। प्रिंस उसके साथ चलते हुए कह रहा था, मैं बुज़दिल और कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अली पर जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन तुम्हारी मम्मा इसे बेटा कहती है, इसलिए मैंने तुम माँ बेटी की खातिर ज़्यादती बर्दाश्त कर ली। कहीं तुम मुझे बुज़दिल तो नहीं समझ रही हो? हरगिज़ नहीं। अकल से काम लेने वाला बुज़दिल नहीं होता। सानी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो एक कमरे में झांकते हुए कहने लगी, मोहब्बत के मौजू पर तुम काफ़ी देर तक बोलते रहे थे। अब कोई दूसरी बात करो। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, ये वीराना क्या शादी की बात करने के लिए है? तुम हाँ कह दो, शादी बाद में हो जाएगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी खतरात से खेलने वाली लड़की शादी करेगी? तुम्हें टेलीपैथी जानने वाला जीवन साथी मिलेगा तो खतरात से खेलना आसान हो जाएगा। प्रिंस, तुम इशारों में कहने वाली बात समझ नहीं पाए, इसलिए साफ तौर से सुन लो। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। हालात या तकदीर ने मजबूर किया तो वो और बात होगी।
वरना शादी करके और बच्चे पैदा करके शौहर और बच्चों को दुश्मनों के इंतकाम का जरिया नहीं बनने दूंगी। वो कहने लगा, ये मुझे ठुकराने का बहाना है। उसने जवाब नहीं दिया, खामोशी से इमारत के कॉरिडोर में चलती रही। प्रिंस ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी को खूब समझता हूं। जब से तुमने अली को देखा है मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। क्या तुम मुझे ठुकरा कर उसे अपना यार बनाना चाहती हो? इतना कहते ही उसके मुंह से ऊँ की आवाज़ निकली। सानिया ने उसके पेट में एक गोली मारी थी। वो पीठ पकड़कर झुका तो उसने जूडो का दाव इस्तेमाल करके उसे कॉरिडोर के फर्श पर फेंक दिया। फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर कहने लगी, मुझे हाथ पांव तोड़ने के भी दाव आते हैं, लेकिन तुम मेरे पास मम्मा की अमानत हो। चलो उठो। वो पलटकर जाने लगी। प्रिंस फर्श पर चारों शाने चित पड़ा हुआ था। कर्राता हुआ उठकर बैठ गया। अब अंदर का आतिश फिशां फट रहा था। वो गुस्से से कांपता हुआ सोच रहा था, मैं धोखा खा रहा हूं। मैंने सुपर मास्टर से गद्दारी करके और सोनिया पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। वो मुझे झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उल्लू बनाती रही और मैं फरहाद का चेहरा अपनाकर खुश होता रहा कि वो मुझे दूसरा फरहाद समझती है। ऐसा सोचते हुए उसने अपने ही मुंह पर एक तमाचा मारा। फिर सोचा, मैं गधा हूं। मुझसे बार बार धोखा होता रहा और मैं कभी समझ न सका। मुझसे कहा गया कि मैं सोनिया के साथ न्यूयॉर्क जा रहा हूं और मैं गधा सोनिया सानी को सोनिया समझता रहा और ये सोनिया सानी भी मुझे जलील कर रही है। मुझे ठुकराकर अली तैमूर की गोद में बैठना चाहती है। दोनों ने मुझे कमज़ोर समझकर मुझ पर हाथ उठाया है। अब मैं बताऊंगा कि मैं कितना शहजोर हूं और कितना चालाक हूं। इनकी बाजी उलट सकता हूं। वो इसी तरह फर्श पर बैठा रहा और सर झुकाए सोचता रहा कि अपने मुल्क से अपनी कौम से गद्दारी करने के बाद किस तरह अपनी गलती की तलाफी कर सकता है। उसने बैठे बैठे फौज के एक आला अफसर की आवाज़ और लहजे को याद किया। फिर ख्यालखानी की परवाज़ करते हुए इसके दिमाग में पहुंच गया। वो अफसर नए नए टेलीपैथी जानने वालों का सुपरवाइज़र था। उस वक्त फौज के जनरल और कर्नल वगैरह के सामने सर झुकाए खड़ा था। उससे सवालात किए जा रहे थे कि एक नया टेलीपैथी जानने वाला मिक्की मैथ्यू हॉस्टल से कैसे गायब हो गया और कहाँ गुम हो गया। वो अफसर अपनी सफाई में कह रहा था, हॉस्टल के अंदर और बाहर सख्त पहरा रहता है, कोई उसे अगवा नहीं कर सकता। वो खुद पहरेदारों को टेलीपैथी के जरिए भटकाकर हॉस्टल से चला गया था। सवाल किया गया, कहाँ गया था? वो सोनिया या उस औरत के जाल में फंस गया है जो किसी नामालूम तंजीम से ताल्लुक़ रखती है। वैली के बयान के मुताबिक उसने हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले पॉल को ट्रैप करना चाहा था। प्रिंस ने उस अफसर के दिमाग में कहा, मैं जानता हूँ कौन सा मोरा कहाँ रखा हुआ है। अफसर ने पूछा, कौन हो तुम? फिर उसने जनरल से कहा, सर मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रिंस ने इस बार अफसर की जबान से कहा, मैं प्रिंस टैगर हूँ। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर आया हूँ। अगर मेरी ख़ता मुआफ़ की गई तो मैं सोनिया और अली तैमूर की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जनरल और कर्नल ने एक दूसरे को देखा। फिर जनरल ने पूछा, तुम बाबा साहब के इदारे के वफादार हो गए थे, अब उनसे भी बेवफाई कर रहे हो? इसकी क्या वजह है? मैं बेशक सोनिया की बातों में आ गया था। मेरा ख्याल था वो लोग मुझे अपना समझेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बाबा साहब के इदारे में कदम रखने का मौका ही नहीं दिया। वो लोग अपना कोई राज मुझे नहीं बताते। उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जो अपने मुल्क और अपनी कौम से गद्दारी करता है उस पर दूसरे कभी भरोसा नहीं करते। तुम बातें अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये सोनिया की चाल हो सकती है। वो तुम्हें यहाँ भेजकर अपना काम निकालना चाहती होगी। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको मेरी सच्चाई का यकीन हो जाएगा। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझ पर भरोसा करें। मैं आप लोगों से दूर रहकर अपने वतन के लिए काम करता रहूँगा। क्या तुम बता सकते हो कि हमारा टेलीपैथी जानने वाला मिकी मैथ्यू कहाँ है? वो इसी मुल्क में है। मुझे उसकी खुफिया पनाहगाह का इल्म नहीं है। सोनिया उसे पेरिस भेजने के इंतजामात कर रही है। तुम्हें मालूम होगा हमने सोनिया को यहाँ से निकाल दिया है। आपने सोनिया को नहीं, उसकी हम शक्ल बेटी को यहाँ से निकाला है। सबने हैरानी से पूछा, हम शक्ल बेटी? जी हाँ, उसका नाम सानिया है। सब उसे सोनिया सानी कहते हैं। आपने न्यूयॉर्क में सोनिया सानी को देखा है। उस मक्कार माँ की बेटी ने अपने चेहरे पर एक अजनबी लड़की का मेकअप किया था। उसके ऊपर फिर सोनिया का मास्क चढ़ाया था। वो जानती थी कि उसे एंटी मेकअप कैमरे से देखा जा सकता है और ये भी जानती थी कि बंगले के अंदर खुफिया कैमरे हैं। आप लोग उसे कहीं स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसने आप लोगों को दिखाने के लिए सोनिया का पहला मास्क उतारा, फिर लड़की का मेकअप उतार कर असली रूप में आ गई और आप लोगों को सुनाने के लिए कहने लगी कि आप सब एंटी मेकअप कैमरे की रिपोर्ट के मुताबिक उसे सोनिया की डमी और एक अजनबी लड़की समझ रहे हैं, जबकि वो असल सोनिया है। आप लोग उसे डमी समझकर ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। जनरल ने कहा, यानी उसने हमें स्क्रीन पर असली चेहरा भी दिखाया है और डमी बनकर भी रह रही है?
इस चाल का मतलब क्या हुआ? यही कि वो असल सोनिया नहीं थी, उसकी हमशक्ल बेटी थी। आप लोगों ने उसे सोनिया समझकर निकाल दिया, जबकि वो अब तक इसी मुल्क में मौजूद है और चुपचाप अपना काम कर रही है। मैं उसके मुतालिक सही रिपोर्ट नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं अब तक ब्राउन वुल्फ के रूप में सोनिया सानी के साथ हूँ। सोनिया अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताती, फिर भी आप उसकी चालों को समझ सकते हैं। वो सोनिया सानी को न्यूयॉर्क भेजकर आप लोगों को यकीन दिला चुकी थी कि वही असली सोनिया है। आपने तमाम तवज्जो उस पर मरकूज कर दी। उधर वो मिक्की मैथ्यू को ट्रैप करके ले गई। पॉल हॉपकिन वफादार था, उसके झांसे में नहीं आया। एक बात याद रखें, वो हमारे जिस टेलीपैथी जानने वाले को दोस्त नहीं बना सकेगी, उसे जान से मार डालेगी। ये तमाम बातें सुनकर वो आपस में मशवरे करने लगे। फिर कर्नल ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं सोनिया सानी और अली तैमूर के साथ लेब्राडोर के एक टाउन में हूँ। इन दोनों को और सोनिया को इल्म नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हो गया हूँ। आइंदा मैं आस्तीन का सांप बनकर उन्हें डसता रहूँगा। आप मुझसे जिस तरह चाहें काम ले सकते हैं। तुमसे भरोसे का काम उसी वक्त लिया जा सकता है जब तुम दोबारा वफादार बनकर दिखाओगे, अली तैमूर और सोनिया सानी को गिरफ्तार कराओगे या हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे। जनरल ने कहा, तुम्हारे इस मंसूबे में हिमाकत के सिवा कुछ नहीं है। तुम नागन की बेटी को दोस्त बनाना चाहते हो। वो दोस्त बनेगी, फिर तुम्हें दूसरी सांस नहीं लेने देगी। अगर हमारे वफादार हो तो हमारे हुक्म की तामील करो। सबसे पहले सोनिया सानी को ख़त्म करो। अली तैमूर को सिर्फ ज़ख्मी करो। हमारे आदमी सुपरसोनिक तैयारे में जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। हम अली को कैदी बनाकर मिक्की मैथ्यू की रिहाई का मुतालबा करेंगे। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। आप फौरन अपने आदमी रवाना करें। मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अभी तक उसी फर्श पर बैठा था जहां सोनिया सानी ने उसे चारों शाने चित किया था। अब वो उन सब को चित करने के मंसूबे पर अमल कर रहा था। उसे कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने सर घुमाकर देखा। सोनिया सानी, अली तैमूर और पायलट आ रहे थे। अली ने दूर से आते हुए पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? वो चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। सोनिया सानी ने मुस्कुराते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, हम दोस्त हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ। उसने दिल में कहा, मैं कभी भूल नहीं सकता, मगर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ दोस्ती में ऐसा होता है, कोई बात नहीं। वो इमारत से बाहर जाने लगे। उसके दिमाग में शैतानी मंसूबा पक रहा था। वो कोई ऐसी चाल चलना चाहता था कि इंतकाम भी पूरा हो जाए और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए और सोनिया का एतमाद भी बहाल रहे। इमारत के बाहर मजदूर खड़े हुए थे। उनके हाथों में बर्फ हटाने वाले बेलचे थे। उन्हें देखते ही प्रिंस के जहन में इंतकामी चाल आ गई। पायलट उनसे कह रहा था, हमारा सामान उठाकर किसी करीबी होटल में ले चलो। एक मजदूर ने कहा, हम अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रिंस ने फौरन ही उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी जबान से कहा, न ड्यूटी छोड़कर जाएंगे न तुम्हें जाने देंगे। ये कहते ही उसने पूरी कुव्वत से बेलचा घुमाकर अली के सर पर मारा। वो इस अचानक हमले के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था। गफलत में मारा गया। आनी बेलचे का हमला जबरदस्त था। वो लड़खड़ा कर बर्फ पर गिर पड़ा। सोनिया सानी ने फुर्ती से छलांग लगाकर बेलचे वाले को फ्लाइंग किक मारी। वो दूसरी तरफ बर्फ पर जा गिरा। उसने बेलचा छीन लिया। दूसरे मजदूर अपने साथी को गालियां दे रहे थे कि उसने दुश्मनी वाली हरकत क्यों की। उधर प्रिंस को दुश्मनी का सुनहरा मौका मिल गया था। उसने अली के दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा कर दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ा। बर्फ की सतह पर इधर से उधर तड़पने लगा। सानिया दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उसे संभालते हुए प्रिंस से बोली, कोई दुश्मन ख्यालखानी करने वाला मौके से फ़ायदा उठा रहा है। अली अभी सांस रोकने के काबिल नहीं है। तुम इनके दिमाग में आओ। उस दुश्मन को दिमागी झटके पहुंचाने से रोको। प्रिंस ने कहा, तुम्हारी इल्तिजा से पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अली का दिमाग पूरी तरह दुश्मनों की मुट्ठी में है। प्रिंस ये कहते ही दूसरे मजदूर के दिमाग में गया। उसके जरिए पायलट पर हमला कराया। पायलट बेचारा भी जख्मी होकर गिर पड़ा। सोनिया सानी उसे संभालने के लिए जाना चाहती थी। अली के चीखने पर रुक गई। फिर उसके दिमाग में जलजला पैदा किया गया था। सानी से उसका तड़पना देखा नहीं जा रहा था। वो प्रिंस के पास फिर दौड़ती हुई आई। उसे झंझोड़ कर कहने लगी, कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो। वो ख्यालखानी करने वाला दुश्मन उसे मार डालेगा। वो उसे धक्का देते हुए कहने लगा, तुमने मुझे ठुकरा दिया था, जिंदगी तुम्हारे यार को ठुकरा रही है। ये कहते ही उसने सोनिया सानी को राइफल के निशाने पर रख लिया। फिर कहा, अच्छी तरह देख लो, पायलट बेकार हो गया है। तुम्हारा यार नीम मुर्दा है। इन मजदूरों के दिमाग मेरी मुट्ठी में है। मेरे पास राइफल भी है और टेलीपैथी का हथियार भी, और तुम तन्हा और बेयारो मददगार हो। तुम्हारा टेलीपैथी जानने वाला ब्रायन वुल्फ मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए उसे निशाने पर बदस्तूर रखते हुए कहने लगा, तुम्हारी माँ और बाबा साहिब के इदारे वाले भी तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। वो कहने लगी,
तुम्हारी मदद को कौन आ रहा है? वो हंसते हुए कहने लगा। अव्वल तो मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैदान मेरे हाथ में है। इसके बावजूद सुपरमास्टर के आदमी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हें गोली मार दूँ। अली को कैदी बनाकर मिक्की मैथ्यू को रिहाई दिलाई जाए। बताओ, मौत से पहले कुछ कहना चाहती हो? हाँ, एक बात कहूँगी। तुम्हारे पास टेलीपैथी है, राइफल है और दूसरे मुल्क की इमदाद, मगर एक चीज़ नहीं है। जब तक तुम ये पहेली नहीं बूझोगे अभी तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तब तक मैं जिंदा रहूंगी। सोनिया सानी ऐसा ही तरने वाला होती तो उसे सोनिया की जगह ना दी जाती। इतनी इमदाद और हथियारों के बावजूद तेरा क्या बनेगा प्रिंस टैगर? प्रिंस टैगर ने सोनिया सानी को चुपती हुई नजरों से देखा। वो भरी हुई राइफल के सामने दावा कर रही थी कि जब तक वो पहेली नहीं बूझेगा उसमें क्या कमी है, तब तक वो जिंदा रहेगी। उसके पास टेलीपैथी का हथियार था जिसके जरिए उसने अली तैमूर को बेबस किया था। उसके पास भरी हुई राइफल थी जिसके सामने सोनिया सानी उस पर हमला नहीं कर सकती थी। आसपास कोई दूसरा भी हमला करने वाला नहीं था। फिर जिंदा रहने का दावा कैसे कर रही थी? वो चाहता तो पलक झपकते ही उसे गोली मार देता, लेकिन जल्दी नहीं थी क्योंकि मैदान उसके हाथ में था। वो किसी शक व शुबे के बगैर बाजी जीत चुका था। ये इंसान की नफ्सियाती कमजोरी है कि उसके पास सब कुछ होता है तब भी कोई कमी उसे खटकती है। सोनिया ने उसे खटका दिया था। वो गुर्रा कर कहने लगा, क्या कमी है मुझ में? तुम समझती हो मुझे बातों में लगाकर हमला करोगी और ये राइफल छीन लोगी? मैं चैलेंज करता हूं, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को जरा सी हरकत हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एक लम्हा भी जाया किए बगैर। बताओ मुझ में क्या कमी है? मैं 20 तक गिनती हूं। ये गिनती पूरी होने तक तुम नहीं बता सकोगे तो मैं बता दूंगी। 1, 2, 3। वो गिनती गई। प्रिंस ने मजबूती से राइफल पकड़ी हुई थी, उंगली ट्रैगर पर थी, निगाहें सानी पर जमी हुई थी कि जैसे ही वो हरकत करेगी या फायर कर देगा। लेकिन वो साकित खड़ी हुई थी, जरा भी नहीं हिल रही थी। फिर वो गिनते गिनते 20 तक पहुंच गई। उसके बाद वो हंसती हुई कहने लगी, तेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सिर्फ एक अकल की कमी है। तू समझता रहा कि मैं तुझे बातों में लगाकर हमला करूंगी। अली की तरफ से तुझे अंदेशा नहीं था कि दिमाग में जल्जला पैदा होने के बाद यह हरकत भी नहीं कर सकेगा। मैं सिर्फ 2 चुटकी बजाऊंगी। उसने हाथ उठाकर चुटकी बजाई, फिर कहा, मैंने तेरी भरी हुई राइफल के सामने पूरे 2 मिनट जाया किए। अरे बेवकूफ़, इन 2 मिनटों में अली की सांसें बहाल हो गई हैं। अली बर्फ पर औंधा पड़ा हुआ था। सोनिया सानी ने दूसरी चुटकी बजाकर कहा, ये इस चुटकी में तो क्या? अली ने अचानक चारों शाने चित होकर ठाई से गोली चलाई। प्रिंस के हाथों से राइफल उछलकर सानी के कदमों में आ गई। वो अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से थाम कर लड़खड़ाया, 2 कदम पीछे किया, फिर खौफजदा होकर आंखें फाड़ फाड़ कर अली को देखते हुए कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, खबरदार, मैं मादाम सोनिया का खास आदमी हूँ। सोनिया सानी के पास उसकी अमानत हूँ। मेरा फैसला सोनिया करेगी। तुम मुझे मौत की सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा का हक सिर्फ सोनिया को है। अली ने बर्फ की सतह पर उठते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, सिर्फ जख्मी किया है ताकि ख्याल खानी ना कर सको। अभी मेरी सांसें पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। जितनी देर मेरे सर में तकलीफ रहेगी उतनी देर तक तुम भी टेलीपैथी से महरूम रहोगे। सानिया पायलट को सहारा देकर बिठा रही थी और पूछ रही थी, क्या तुम तवानाई महसूस कर रहे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट एड का बॉक्स मेरे पास है, मैं खुद अपने जख्म पर दवा लगा लूँगा। तुम दुश्मन की तरफ ध्यान दो। वो वहाँ से उठ गई। एक बेलचा उठाकर प्रिंस की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने ठीक ही कहा, तुम्हारा फैसला मादाम सोनिया करेंगी, लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर जज ना हो तो कायम मकाम जज फैसला करता है। मैं अपनी माँ की कायम मकाम सोनिया हूँ, लिहाजा मेरा फैसला है, गद्दार को मौत की सज़ा मिले और मौत से पहले उसे मुशक्क़त की सज़ा मिले। वो मजबूर होकर बेलचे से एक जगह की बर्फ़ खोदने लगा। सुल्ताना ने सानी से कहा, मैंने तुम्हारी मम्मा से पूछा था कि अली और सानी को पैगाम दोगी। उसने जवाबन कहा, मैं दोनों से कहूँगी पेरिस वापस जाओ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। उन्होंने नाकाम होकर वापस जाना नहीं सीखा है। आंटी, आप मम्मा को रफ्ता रफ्ता समझेंगी। मैं बचपन से समझती आ रही हूँ, आपके ज़रिए। उन्होंने पैगाम दे दिया है कि हमें अपने पास बुला रही हैं। सुल्ताना ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी माँ ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की? उन्होंने पुख्ता यकीन और मजबूत एतमाद से कहा है कि हमने वापस जाना नहीं सीखा है। इन अल्फाज के पीछे माँ ने अपने बच्चों को आवाज़ दी है। आंटी, आप इस बात को यूं भी समझ सकती हैं कि अभी हम मम्मा के साय में अमली तरबियत हासिल कर रहे हैं। वो जहाँ हैं वहाँ हमारी बेहतरीन तरबियत और आजमाइश होती रहेगी। फिर वो ऐसी जगह हमें क्यों नहीं बुलाएंगी? वो बुला रही हैं आंटी। बेशक यही बात है,
मैं ज़रा पायलट के पास जाकर तैयारी और ईंधन की पोजीशन मालूम कर रही हूँ। वो चली गई। प्रिंस अपने एक जख्मी हाथ के बाइस बड़ी तकलीफ से गड़ा खोद रहा था और कर्राते हुए कह रहा था, मुझे मुआफ़ कर दो, मेरा एक हाथ काम करने के काबिल नहीं है, मैं चकरा कर गिर पड़ूंगा। अली ने कहा, जैसे ही गिरोगे मैं गोली मार दूंगा। वो मौत के खौफ से गड्ढे में उतरकर बेलचे से बर्फ ऊपर फेंकने लगा। उसे उम्मीद थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता गड्ढा खोदता रहेगा तो सुपर मास्टर के आदमी उसे बचाने आ जाएंगे। आदमी मुसीबतों में उम्मीद के सहारे ही जीता है। उसकी उम्मीद पर आई। रात के सन्नाटे में दो तैयारों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक मरने वाले के लिए जिंदा रहने की सूरत पैदा हो रही थी। वो खुश होकर दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा कि अली और सानी को तैयारों की आवाज़ें सुनाई ना दें, वो थोड़ी देर के लिए बहरे हो जाएं, धोखा खा जाएं। जबकि ऐसा नहीं होता। दुआ मांगने से कान वाला बहरा और आंख वाला अंधा नहीं हो जाता। दुआ माकबूल हो तो कबूल होती है। अली और पायलट ने गड्ढे के पास आकर उसे अपनी राइफल के निशाने पर रखा। सानी ने कहा, फौरन ऊपर आओ और हमारे साथ चलो। वो कहने लगा, ये खोदने का काम थोड़ा सा रह गया है, इसे पूरा कर लेने दो। अली ने उसके कदमों के पास फायर किया। दूसरी गोली पायलट ने चलाई। वो घबरा कर बोला, आ रहा हूं, गोली न मारो, मैं आ रहा हूं। उसके हाथ से बेलचा छूट गया था। वो गड्ढे के किनारे पांव रखकर चढ़ना चाहता था, फिर बर्फ के साथ फिसल कर नीचे चला जाता था। ये उसकी शरारत भी हो सकती थी। वो तैयारों के पहुंचने तक वक्त ज़ाया करना चाहता था। अली ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। उसने ऊपर पहुंचते ही अपनी दानिश में ज़बरदस्त हमला किया। अली ने जिस हाथ से पकड़ा था उस हाथ से उसने अली को झटका देकर गड्ढे में गिराना चाहा। शायद वो कामयाब भी हो जाता, लेकिन सोनिया सानी उनके दरमियान आकर अली से लिपट गई। फिर एक लात प्रिंस के मुंह पर पड़ी। वो उलटकर दोबारा गड्ढे में चला गया। वो मुख्तसर से चंद लम्हात भी अहम थे जब अली गड्ढे में गिरने से बचने के लिए और सानी उसे बचाने के लिए एक दूसरे से गुटमुट हो गए थे। बहुत अहम थे वो लम्हात। ऐसे लम्हात में यही खराबी है, ये फिर लौट कर नहीं आते। शायद उनके दिल धड़क गए थे, शायद उन्हें किसी नई मुसर्रत का एहसास हुआ था, लेकिन वो अमली मैदान के सिपाही थे, फौरन ही अलग हो गए। अली ने राइफल सीधी करते हुए प्रिंस से कहा, मैंने तुझे गड्ढे से निकाला था, लेकिन तू वो सांप है जो दूध पिलाने वाले को भी डस लेता है। तेरे मुकद्दर में ये गढ़ा लिखा है, जा इसे हमेशा के लिए तेरे नाम कर दिया।